जिस दिन ये बहस शुरू हुई थी उसी दिन मैंने कहा था भाई यादव तो 14% है और कुर्मी 2.5%। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या अपना पद तेजस्वी यादव के लिए छोड़ देना चाहिए? आज कमोबेश वही मांग जीतन राम मांझी कर रहे हैं। क्या करेगी ऐसे में जेडीयू? इसी से शुरुआत करेंगे। मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के स्पोक्सपर्सन धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ AIMIM के लीडर दानिश कुरैशी जी भी हैं। मेरे साथ माफ कीजिएगा डॉक्टर राजू वाघमारे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और मेरे साथ धनंजय गिरी साहब हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन शुरुआत राजीव रंजन जी, जीतन राम मांझी ने तो मांग कर दी, तो भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो नीतीश कुमार जी को तो तुरंत तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद दे देना चाहिए। देखिए, सवाल है कि कुछ लोग तो बात करने के लिए करते ही रहेंगे, कुछ लोगों को काम नहीं करना है, केवल बात करना है। नहीं, पद नहीं देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे देखिए सबसे पहली बात है दीपक जी, जो प्रश्न प्रासंगिक नहीं है अभी, मैं नहीं समझता हूं कि किसी ने क्या कहा उसके लिए जवाब देना हमारी कैसे प्रासंगिक नहीं है? ये आपका नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, आपका नारा है कि नहीं है? यह नारा गलत है क्या? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को आज जो बिहार का फैसला है इसको पूरे देश में लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लेना चाहिए। मुझे पहले प्लीज राजीव भाई ये समझाइए कि मेरा सवाल कैसे प्रासंगिक नहीं है। मुझे ये समझाइए मेरा सवाल कैसे प्रासंगिक नहीं है। भाई 14% यादव है, 2.5% कुर्मी है, तो मुख्यमंत्री यादव होना चाहिए ना, कुर्मी कैसे होगा? भाई पूरे पैनल को दिखाइए। आप ही का नारा है, आप बोल रहे प्रासंगिक नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। आप सवाल का जवाब नहीं देते ना, बताएं बाएं से करके कुछ भी निकल जाते हैं। मैं अपनी बात कहूं? जी, सवाल का जवाब भी दे, बात भी कहें, सवाल का जवाब भी। नहीं, आप सवाल जीतन राम मांझी जी से जुड़ा हुआ है और जीतन राम मांझी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी को अब ये कुर्सी सौंप देनी चाहिए तेजस्वी यादव को। शायद यही सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है, अब हमारा ये जीतन राम मांझी ने कहा, ये तो दीगर बात है राजीव जी। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आपका नारा है जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो संख्या भारी यादवों की है, तो नीतीश कुमार जी को यादवों के लिए पद छोड़ देना चाहिए, तेजस्वी यादव के लिए। गलत कह रहा हूं मैं? आप ही का नारा है, पालन करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस सवाल का जो सवाल है वो सवाल ही उलझा हुआ है। पहली बात और है, कितना सीधा पूछो राजू भाई, बताइए ना, और कितना सीधा पूछो? आप जैसे बोलिए वैसे तो आप लीजिएगा नहीं, इतना इंटरप्ट कीजिएगा। दीपक जी, अगर इतना इंटरप्ट कीजिएगा तो मेरा जवाब आप नहीं ले पाइएगा ना। आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए पहले, आप सप्लीमेंट्री कीजिएगा उसके बाद। अच्छा, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट तो समझ में आती है, इसलिए कि उन्हें यह पता है कि 2024 की राह उनके लिए बेहद मुश्किल है और देश में बिहार के इस जो जातीय गणना का जो मॉडल है इसका अनुकरण पूरे देश में करने का दबाव बीजेपी पर बढ़ रहा है। अब ये तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं वो लोगों का ध्यान बांटने के लिए आ रहे हैं। जो ये जातीय आधार पर जो गणना है इसके बारे में बिल्कुल साफ बताया जा चुका है कि हम संख्या के आधार पर उनके आर्थिक स्थिति की जानकारी, उनकी सामाजिक हैसियत की जानकारी, जिन 27 बिंदुओं पर यह सर्वेक्षण हुआ है उसके आधार पर उनके लिए योजनाओं का निर्धारण करने में हम लोगों को सहूलियत होगी। और 18 साल से क्या कर रहे थे राजीव रंजन जी? मतलब ऐसे ही हवा में योजनाएं चला रहे थे। इस 18 साल में जरा भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, नीतीश कुमार जी के साथ कितने वर्षों तक ये रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने तो एक बड़ा काम किया, पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है। कुछ लोगों को ये बात पच नहीं पा रही है, इसलिए कि उनकी जो चौधराहट है, जो उनका एक दबदबा रहा है राजनीति में, उनके लिए खतरे की घंटी है। अब प्रधानमंत्री जी की तरह नीतीश कुमार जी सवर्ण तो थे नहीं कि वो पिछड़े हो गए। प्रधानमंत्री जी को पिछड़े वर्ग को गुमराह करने के लिए खुद की जाति को पिछड़े वर्ग में दर्ज कराना पड़ा। नीतीश कुमार जी जन्म से पिछड़े हैं,
लेकिन आचरण से पहले इंसान है। उनके लिए पिछड़े, अगड़े, अति पिछड़े, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो मुसलमान हो, सबके सब उनके लिए एक समान है। और इसीलिए आज आपने एक खबर नहीं पढ़ी, आज उन्होंने जुडिशियल सर्विसेज में भी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया। तो मुझे ऐसा लगता है जो समग्रता में विकास की चिंता जो राजनेता करेगा, उसके सोच का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी करने के, अगर समग्रता में करनी है तो जाति जनगणना क्यों राजीव जी? इसका भी जवाब दे दीजिए। अगर समग्रता में करनी है तो जाति जनगणना क्यों? गजब बात करते हैं आप लोग। और आपने मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं। पहले बोल दिया प्रासंगिक नहीं है, मैंने समझा दिया, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। क्या मतलब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के लिए पद नहीं छोड़ेंगे, अपने नारे के खिलाफ जाएंगे? ये जनगणना का उद्देश्य जो है वो आपको मैंने बता दिया है। अब आप इसमें से जो ढूंढना चाहें ये आपका विशेषाधिकार है, और ऐसे सवालों का जवाब देने की अब हम लोगों को आदत हो गई है। देखिए, मैं इस एजेंडे को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो प्रचारित कर रही है उसको हम लोग समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये हताशा और बौखलाहट, ठीक है, ये बिल्कुल साफ बताता है कि 24 में इनकी नैया डूब गई है, डगमगा नहीं रही है। इनकी नैया पहले ही डूब गई है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, इनकी सेना पहले ही पराजय स्वीकार धनंजय गिरी साहब आज पराजय स्वीकार कर लीजिए। राजीव रंजन जी के लिए आज पराजय स्वीकार कर लीजिए आप, धनंजय गिरी जी। दीपक जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांद पे जो उतारा, चांद पे चंद्रयान गया भाई, आदित्य तो सूरज की तरफ जा रहा है। धनंजय गिरी जी ने चांद पे चंद्रयान भेजा और उसका नाम था विक्रम लैंडर वहां पे लैंड किया। तो विक्रम लैंडर लैंड किया और आदित्य से आंखें मिला करके विक्रमादित्य के लेवल में विक्रमादित्य का शासन स्थापित किया, विक्रमादित्य की श्रेणी में गए। तो बेताल को इन लोगों ने शुरू किया। ये विक्रम और बेताल का कहानी है। जब नीतीश कुमार जी के पास नीति न सिद्धांत नाम नीतीश कुमार बचा, जब आपने सवाल किया कि भाई आपके पास बचा क्या, गोद बदलते बदलते आप गोदावरी कुमार हो गए। तो जब आप जंगल राज के खिलाफ लड़े और उसी जंगल राज की गोद में आप समा गए। जब इन तमाम सवालों का जवाब नहीं सूझा तो आपने कार्ड खेला, और वो कार्ड भी अधूरा खेला। जीसस ने कहा है कि अधूरा सत्य जो झूठ से ज्यादा खतरनाक है। आप माननीय कह रहे थे कि 27 बिंदु का अवलोकन किया, तो 26 को क्यों गौण कर दिया? 26 में क्यों मौन हो गए? आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति बताएंगे, और सिर्फ जात बता रहे हैं, और जात भी मजेदार तरीके से बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे, इसका कोई डाटा सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों थी? आप बैठ करके कह देते कि हम ब्रह्म हैं, हम बता दिए इतना इस जाति के लोग, इतना इस जाति के लोग, इतना इस जाति के लोग हैं। ये डाटा एक झूठा, एक भ्रम है। तमाम लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमारी जाति के लोग यहाँ नहीं गए। और आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी? वो 27 डाटा सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? जाति बता रहे थे, कोई काम तो करने दीजिए बीजेपी वाले। धनंजय गिरी जी, अगर इन्होंने काम किया जाति गणना तो क्रेडिट दे दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? आप उसी को फर्जी बता रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप सारी बातें बताइए ना, आप सारी चीजें बताइए कि बिहार में कौन जात हो भाई और कहां जात हो भाई। 52% बिहार पलायन का शिकार है, 28% बिहारी तत्कालिक पलायन का शिकार है। लालू यादव 15 साल शासन किए, सिंगापुर चले जाते हैं अपना किडनी बदलवाने के लिए। नीतीश कुमार 18 साल राज की आंख बनवाने के दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन गांव बिहार का गरीब कहां जाए? गांव गरीब किसान कहां जाए? उसका सहारा तो एक नरेंद्र मोदी है जिसने 5 लाख का उसको बीमा दिया है। मैं आऊंगा, चूंकि फर्जी आंकड़े कह रहे हैं इसलिए मुझे राजीव रंजन जी के पास जाना पड़ेगा। राजीव रंजन जी मेरे सवाल का जवाब ना दे। वैसे धीरेन्द्र कुमार जी से मैं पूछूंगा, धीरेन्द्र कुमार जी, ये जीतनराम मांझी ने जो कहा है और मैंने जो पहले दिन कहा था उसको पालन नीतीश कुमार जी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राजीव जी बताइए, फर्जी आंकड़े बीजेपी कह रही है। रविशंकर प्रसाद ने भी लेटर लिख दिया कि मेरे घर तो कोई आया ही नहीं। दिखाइए, मुखिया की साइन दिखाइए, बाकी चीजें दिखाइए। इनके पास तो एक अवसर है। ये पूरे देश में जब जातीय आधार पर जनगणना कराएंगे तो बिहार की भी एक बार करा लेंगे। मैं तो चाहता हूं कि जातीय जनगणना पर बाएं और दाएं प्रधानमंत्री जी नहीं देखें। बिहार ने किया है, अगर आंकड़ों से ये संतुष्ट नहीं है पूरे देश में करा लें, निश्चित तौर पर बिहार के आंकड़ों की भी तस्दीक हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं कराना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को इन चीजों से मतलब नहीं है। और अगर जातीय जनगणना और या किसी जातियों के बारे में जानकारी हासिल नहीं करने का कोई इरादा है तो
तो रोहिणी आयोग का पाखंड क्या है? कुछ हफ्तों का समय दिया गया था रोहिणी आयोग को, 6 साल हो गए, वो रिपोर्ट धूल चाट रही है। इन्हें तो कहना चाहिए कि वो भी गलत काम हुआ है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ भाई, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सामने लाएंगे धनंजय गिरि जी, बताइए 2017 में बनाया था आपने, आधार है, रिपोर्ट आ चुकी है, अगर वो सही नहीं है। सवाल के जवाब दे दें। 27 कॉलम थे तो एक ही कॉलम क्यों रिलीज किया गया, ये जरा बता दें हमको। 26 कॉलम आर्थिक सामाजिक वर्तमान स्थिति, उनके पलायन की स्थिति, उनके रोजगार की स्थिति, और अगर ये किया भी गया तो क्या डाटा है, क्या मॉडल है आपके पास? 18 सालों में आपने क्या मॉडल प्रस्तुत किया कि 2,61,000 करोड़ का बिहार के बजट में सिर्फ 31,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन देने वाले? अरे इस 18 साल में आप क्या कर रहे थे? मॉडल है और आप क्या कर रहे थे? नहीं, आप इन 18 वर्षों में नीतीश कुमार जी के साथ आपके एक मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, उसके 2 मुख्यमंत्री रहे, आप क्या कर रहे थे बिहार में? खेलते खेलते गोदावरी के बहाव की तैयारी आ गई तो एक नया बेताल खड़ा किया। कर रहे थे बिहार में, ताल पे संगीत पैदा नहीं होगा, इस बेताल से सत्ता नहीं आएगी, इस बेताबी और इस बेताली सत्ता नहीं आएगी। ज्योतिराव फूले को दिखा दीजिए रिपोर्ट का। धनंजय गिरि जी, मेरा एक सीधा सवाल, एक मिनट, आप राजीव रंजन पर आरोप लगा सकते हैं, मैं भी उनसे 4 सवाल पूछता हूं, पर आप बताइए 18 साल में आप कितने साल साथ थे नीतीश कुमार के, और आपने क्या किया? अगर बिहार की दुर्दशा है तो बताइए आपने क्या किया? सवाल का जवाब दीजिएगा धनंजय गिरि जी, आपने क्या किया? कोई जवाब नहीं है। दीपक जी मैं सुन नहीं पाया। नहीं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 18 साल में ज्यादातर टाइम तो आप साथ में थे इनके, नीतीश कुमार जी के। आप नीतीश कुमार जी के साथ रहे, आपके छोटे मोदी सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, मुझे बताइए आपने क्या किया जो बिहार की दुर्दशा है? बहुत कम टाइम में लालू जी के साथ रहे। 18 साल के पीछे अगर 15 साल में आप जाते हैं तो बिहार जंगल राज से त्रस्त था। शाम को सड़कों पर लोग नहीं निकल सकते थे, ठाई ठाई की आवाज होती थी, अपहरण बिहार में उद्योग होता था। जब कुर्सी पर बैठा हुआ निजाम जेल गया जरा घोटाले में, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ, तब उस जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाने में हमने काम किया। नीतीश कुमार जी ने खुद प्रयास किया कि वो आगे बढ़े और हम लोगों ने जंगल राज मिटाने के लिए प्राणों की वर्तिका बनाई, लेकिन नीतीश कुमार निज सत्ता के लोभ में, निज सत्ता की लालच में आज गोदावरी कुमार बन गए और उसी जंगल राज की गोद में वापस जाकर बैठ गए। हमने त्याग तपस्या नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले आप बिहार की सत्ता में जब थे और उनके बनने के बाद जब दोबारा आए, एक करके धनंजय गिरि जी अपनी बात खत्म करेंगे, फिर राजीव रंजन जी आएंगे। डॉक्टर साहब के बाद में थोड़ा लेट चला जाऊंगा। बोलिए धनंजय गिरि जी कंक्लूड करिए। राजीव जी बीच में नहीं, मैं दोनों से लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल को अगर प्रासंगिक बताते हैं कोई बात नहीं, मैंने उसी तरह के सवाल धनंजय गिरि जी से पूछते हैं। आप बताइए 18 साल में कितने साल आप साथ थे? धनंजय गिरि जी बताइए। देखिए बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि वो बिहार के हालात ऐसे थे कि बेरंग बेनर बेनूर बिहार था, बिहार से लगातार पलायन हो रहा था, गोलियों की गड़गड़ाहट थी, जंगल राज का राज था। हाईकोर्ट ने कहा था इट सीम्स जंगल राज इन बिहार, और जो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, दुनिया के इतिहास में पहली बार कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति राजकोषीय घोटाले में जेल गया था, और एक सो कॉल्ड जाति के कंधे छिल गए पालकी ढोते धोते, यादव पालकी ढोए और लालू के बच्चे महलों में सोए। आज नौकरी के नाम पर उन लोगों ने सामाजिक न्याय जपना और सबका माल अपना, ऐसे तरह के माहौल में लालू यादव को उस क्रांता उस खिलाफ में, उस जंगल राज के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्राणों की वर्तिका बनाकर निज को समर्पित करके खुद को होम करके बिहार को बचाने के लिए हम लोगों ने जान की बाजी लगाई। नीतीश कुमार ने भी स्तुति प्रयास किया, मैं सराहना करता उस वक्त की, लेकिन राजनीति के लालच में नीतीश कुमार निज महत्वाकांक्षा की आकांक्षा में नीतीश कुमार उस जंगल राज की गोद में जब वापस बैठ गए, दोबारा बैठ गए, बिहार पूछता है कि नीतीश कुमार आपने ऐसा क्यों किया? नीतीश कुमार गोदावरी कुमार क्यों हो गए गोद बदलते बदलते? नीतीश जी के पास कोई जवाब नहीं है इसका। तो सामाजिक न्याय जपना और सबका माल अपना वाले के यहां जब गए, उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने बिहार को एक नया सपना दिखाया। मैं भी कहता हूं जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी संख्या भारी, लोहिया के विचार से मैं भी सहमत हूं, लेकिन क्या जिसकी कम हिस्सेदारी है उसकी हकमारी होगी? क्या उसकी? ठीक है, चलिए मैं एक सवाल राजीव रंजन जी से, फिर मैं सीधा डॉक्टर राजू वाघमारे जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब मेरा राजीव रंजन जी, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है और स्ट्रेट सवाल है। मेरा सवाल यह कि आप जयप्रकाश नारायण जी के चेले हैं ना, आप उन्हीं की आइडियोलॉजी को मानते हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं आप लोग जयप्रकाश नारायण की अगुवाई है ना, उसी से तो नीतीश कुमार जी भी निकले, उसी से आप निकले जेपी आंदोलन से।
तो जेपी आंदोलन में तो कहा गया था जाति छोड़ो, पवित्र धागा तोड़ो, इंसान को इंसान से जोड़ो। तो ये जातियां कहां से आ गई? आपने जेपी की बात को ही ठुकरा दिया। मतलब जेपी की बात से 360 डिग्री का यूटर्न। बात दीपक जी, अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो मेरा जवाब ले लीजिए। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी मोदी जी का सर, मैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पूछ रहा हूं। से गहरा जुड़ाव था। मैं आपके सवाल, आप इतने बेसब्र क्यों हैं? या तो बाकी पैनलिस्ट की बात सुन लीजिए, नहीं तो मेरी बात अगर आपने अवसर दिया तो सुन तो लीजिए। गिरी साहब बोल रहे हो और तो मैं किसी के पास गया भी नहीं। आप डांटते हो। आपकी जो शैली है, नहीं, मैं डांट, मेरी ये हैसियत नहीं है और ना मेरी हिम्मत है और ना मैं ये हिमाकत कर सकता हूं। मुझे आजकल प्रवक्ताओं से बहुत डर लगता है। पहली बात तो पता नहीं क्या निकाल दे रिलीज में। दीपक जी देखिए, सबसे पहली बात है, नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी और जिस विचारधारा से जुड़े हैं उसका गहरा जुड़ाव बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन, या जिसे बिहार आंदोलन आप कहें, जिसकी आग पूरे देश में फैली। और वो तो कहते थे ना भाई, अगर जाति छोड़ो, पवित्र धागा तोड़ो, इंसान कैसे हो गए? आप 360 डिग्री का टर्न क्यों मार गए? मैं तो वही पूछ रहा हूं। आप तो सवाल का जवाब, आप पूरा का पूरा आप सवाल के जवाब में सवाल करते हैं। आप तो मेरा जवाब तो आप सुन नहीं पाइएगा। की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का जो पिछड़ा प्रेम एकाएक जो जागृत हुआ, जन्म से सवर्ण जब वो पिछड़े हुए तो उन्होंने खुद को पिछड़ा कैसे कहा, जबकि उनकी पार्टी उस समय की जनसंघ वो पूरी तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आई थी। उस दल के नेता प्रधानमंत्री को पिछड़ा बताएंगे, राष्ट्रपति को दलित बताएंगे, पूर्व राष्ट्रपति को दलित बताएंगे, वर्तमान राष्ट्रपति को आदिवासी बताएंगे। ये क्या है? ये सवाल इनसे नहीं पूछते। देश में किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जेपी को माने, जेपी के ओरिजिनल चेले जेपी को भूल जाए, यही कह रहे हैं ना आप? जेपी के ओरिजिनल चेले जेपी को भूल जाए और नरेंद्र मोदी जी जेपी जी की बात माने, जयप्रकाश जी की बात माने, यही कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं आपको राजू भाई, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। हम थे, नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों के साथ हम थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन सांप्रदायिकता, समाज के अंदर सांप्रदायिकता कहां गई भाई? यहां जिस तरीके की गोलबंदी हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना के जरिए विकास की मुख्य धारा में छूट गए लोगों को एक अवसर दिया है कि वो सामने आए और उनके 27 बिंदुओं पर जो सर्वे है मैंने राजू जी को नहीं जोड़ा। मैं अब आपकी इस डिबेट में नहीं फंसूंगा, इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाऊंगा। डॉक्टर राजू जी, मुझे पता है आप रेलिंग पे बैठे हुए हैं और बड़े कष्ट में शो कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्या लगता है 2024 में जाति सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? बना पाएंगे आप लोग इंडिया गठबंधन? देखिए, जाति का प्रॉब्लम ऐसा है कि 2024 की इस राजनीति के अंदर भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। भाजपा के पास एक भी विकास का मुद्दा नहीं है। तो 2024 का ये जो राजनीति का जो माहौल है, तो इनको धर्म और जात को लेने के बगैर ना इनको कुछ करने को मिलेगा, ना ये कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इस मुद्दों को लेके, जाति के मुद्दों को लेके भाजपा मैदान में आ रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, हमने क्या कहा है कि भाई जिसका जितना हिस्सेदारी रहेगी, उतना हिस्सेदारी उसकी रहने के बाद उसको उतना हक मिलेगा। ये मुद्दा लाने की ज़रूरत इसके लिए पड़ी कि आरक्षण के मुद्दों को लेके भाजपा को किसी को भी आरक्षण देना नहीं है। भाजपा को आरक्षण के सिर्फ और सिर्फ कैरेट्स दिखाने हैं, चॉकलेट्स देने हैं लोगों को, ना एक भी आरक्षण के मुद्दों के ऊपर उनको काम करना है। इसीलिए हम आम तौर पे खुला दिल से हम आ गए कि भाई ये जनगणना करनी है, ये आरक्षण हर जाति की कीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी रहेगी उसको उतनी भागीदारी मिलेगी, क्योंकि यही मुद्दों को लेके आएंगे। इन्होंने विकास तो किया नहीं है, इन्होंने डेवलपमेंट का मुद्दा इनके पास है नहीं। किसानों का जो इन्होंने बातें कही थी, किसानों को जो प्रॉमिस किया था, वो पूरा तरह से इन्होंने बेकार कर दिया। उनकी आत्महत्या हो रही है, जो विद्यार्थी है वो बेरोजगार है,
महिलाओं की सुरक्षा किधर भी नहीं है। तो किस मुद्दों के ऊपर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा इलेक्शन में आएंगे, चुनाव में आएंगे? इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो ये खाली एक ही काम कर सकते हैं, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जात और धर्म को लेके वापस ये मुद्दा लेके आएंगे। इसीलिए हम साफ तौर पे लोगों के सामने आ रहे हैं कि भाई जात न्याय जनगणना करो। जो हमारे सरकार ने की थी वो भी जनगणना सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए भाजपा तैयार नहीं है। क्या वजह है तैयार नहीं? तो जिन्होंने डॉक्टर साहब आपने क्यों नहीं जारी कर दी 2011 में? ठीक है, डॉक्टर साहब आप भी तो जारी कर सकते थे 2011 में, आपने जारी नहीं की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिकॉर्ड पे कहा है कि हमारे आम सहमति नहीं थी इसको जारी करने में, और रिकॉर्ड का है ये बात। मेरी बात तो सुनिए। देखो दीपक भाई जी, हम तो ओपनली, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमारे में आप सहमति नहीं थी, हमने नहीं किया। ठीक है, हमसे नहीं हुआ, लेकिन वो जातीय जनगणना आपके पास है। अरे इतनी बड़ी चीज थी डॉक्टर साहब, जिसके ऊपर 2024 की राजनीति घूमेगी, तो ये तो 2011 में ही कर देनी थी। आपकी दूरदृष्टि कहाँ गई सर? दीपक जी, अरे दीपक जी, मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, पुराना गलती जो हुआ उसको अभी लेके भविष्य तो बदलने वाला नहीं है। अभी भविष्य बदलना इनके हाथ में है, इनके हाथ में वो जनगणना है। तो क्यों नहीं, इनका अगर दिल साफ है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी का दिल साफ है, प्रधानमंत्री वाकई में पिछड़े समाज के हैं, तो क्यों नहीं पिछड़े समाज के भले के लिए वो जातीय जनगणना को सामने लेके आते? चलो नहीं आते, चलिए मैं इनसे सवाल पूछता हूं। चाहिए था जातीय जनगणना, आप भी नहीं करते। ठीक है, मैं इनसे सवाल पूछूंगा धनंजय गिरी से, लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी इंतजार कर रहे हैं। दानिश भाई एक राउंड और, उसके बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगा, थोड़ा इंतजार करा रहा हूं आपको। धीरेन्द्र कुमार जी, नए नारे के हिसाब से जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, मेरे प्रोड्यूसर अखिल ने लिख के भेजा है। एक होता है जन्म सिद्ध अधिकार और एक होता है जाति सिद्ध अधिकार। तो जाति सिद्ध अधिकार अब तेजस्वी यादव जी का नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए? बिल्कुल बनना चाहिए दीपक जी। अब समय कितना दीजिएगा ये नहीं तो मैं तो जवाब सारे प्रवक्ताओं को सुना हूं और सबका देना चाहता हूं। और इनपे राजीव जी तो यहाँ पे फंस गए, इनको देना चाहिए था तेजस्वी यादव जी को। शायद कांग्रेस को भी अच्छा लगता, हो सकता है कि पिछड़ा के नाम पर इन्हें प्रधानमंत्री का दे देती कांग्रेस। थोड़ा बड़ा दिल करिएगा तभी तो कांग्रेस करेगी। हमको भी अच्छा लगता कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी प्रपोज करती, लेकिन न नीतीश कुमार जी जेपी का अनुसरण करते हैं, न नीतीश कुमार जी गांधी का अनुसरण करते हैं। नीतीश कुमार जी गद्दी का अनुसरण करते हैं, गांधी का नहीं। 2 अक्टूबर को ये इन्होंने कहा कि गांधी जी की कभी इच्छा नहीं रही थी जातीय गणना करने। अंग्रेजों ने 1931 में करवाने का घोषणा किया था, तब गांधी जी ने यह कहकर विरोध किया था कि हमारे लोगों में फूट डाल के ये राज करना चाहता है। लेकिन आज नीतीश कुमार जी उस गांधी के जन्मदिन पर इसको जारी करके क्या चाहते थे कि गांधी जी देश में जात पात चाहते थे। इन लोग की कैसी गद्दी के लिए कहां से कहां ये चले जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये पूरा का पूरा, आज तक मेरे घर में मेरी जाति पूछने के लिए कोई नहीं आया दीपक जी। अब तो मैं आपको ये भी नहीं बता सकता हूं कि मैं किस जाति का हूं। मेरा नाम सिर्फ धीरेन्द्र है, मैं बिहारी हूं, मैं भारतवासी हूं। मेरी जाति के लिए जनता दल के प्रवक्ता को बताना पड़ेगा या तो नीतीश कुमार जी को बताना पड़ेगा मैं बिहारी और भारतवासी होकर रह गया हूं। अब मैं बता रहा हूं कि बिहार में जो ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, मेरी पार्टी लोजपा रामविलास इस पार्टी इस पूरे गणना को फर्जीवाड़ा समझ के नकारती है, दोबारा इसे कराने की मांग करती है। आनन फानन में इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत थी? क्या इसलिए जरूरत थी कि अब नीतीश कुमार जी के पास गिनती के दिन बचे हैं इसलिए जल्दीबाजी में गिनती कर रहे हैं? और वैसे भी 2024 के बाद इनको तो गिनना ही नहीं, बैठ के कुछ करना थोड़े ही है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध किया था। ठीक है डॉक्टर राजू वाघमारे जी, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहता हूं। मुझे बताइए, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है जिससे आपको लगता है कि आप नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटा देंगे, तो ये मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आता। गांधी जी ने 1930 में यंग इंडिया में लिखा था कि ये जो जाति जनगणना अंग्रेज करा रहे हैं बिल्कुल गलत है। वो तो चाहते ही नहीं थे जात पात पे समाज बटे। आज वही राहुल गांधी जी 2 अक्टूबर को कह रहे हैं कि नहीं नहीं जाति जनगणना तो होनी चाहिए। ये भी आपका भी 360 डिग्री का टर्न है। जेपी को इन्होंने नहीं माना, आपने गांधी जी को नहीं माना। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। गांधी जी ने न्यू इंडिया में 1930 में लिखा
लेकिन वही गांधी जी ने पुणे पैक्ट करार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ किया। क्यों किया? क्योंकि आप लोग कितना भी कोशिश करो, इस देश के संस्कृति से ना जात जाने वाली है ना धर्म जाने वाला है, और इसी को लेके भाजपा काम कर रही है। तो भाजपा जिस काम कर रही है उसको उसी काम से उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में जो गेम आप करते हो उसी गेम से आपको उत्तर देना पड़ेगा। मतलब और आप खाली जाति जनगणना आपका गेम है राजू वाघमारे साहब? देखिए नहीं, गेम की बात मैं आपको समझाना चाहता हूं राजनीति में किस तरीके से सवाल जवाब किए जाते हैं, किस तरीके से मुद्दों को लेके आना पड़ता है। ये मुद्दों को लेके कौन आया? ये भाजपा पहले लेके आई। हर चीज के आरक्षण के मुद्दों को गलत फैसला बता के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सभी को खारिज कर दिया, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा किसको खारिज कर दिया डॉक्टर साहब? कहना क्या चाह रहा है, किसको खारिज कर दिया सरकार ने? देखिए, मराठा आरक्षण के समय जो सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का फैसला आया था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला गया कि जातीय जनगणना जो आपके पास है उसको हमारे पटल पे लेके आओ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? मराठा का आरक्षण का जो मुद्दा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ले सकी। क्यों नहीं ले सकी? क्योंकि जातीय जनगणना नहीं थी। वो किस तरीके से प्रवृत्त करती कि कितने परसेंटेज मराठा ये बैकवर्ड है या कितने जनों की प्रगति नहीं हो गई है। तो वो जनगणना किसने नहीं दी? तो मोदी साहब ने नहीं दी। तो हम वही कहना चाहते हैं कि मोदी साहब को ना आरक्षण किसको देना है, ये खाली जो है वो खाली घोषणाबाजी करते हैं, एक जुमले बताते हैं लोगों को। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, हम प्रामाणिकता से बात कर रहे हैं। ठीक है धनंजय गिरी जी, नहीं है मैं समझ गया आपकी बात। मैं आप ही का सवाल डॉक्टर साहब, मैं आप ही का सवाल धनंजय गिरी जी के पास ले जाता हूँ। आप ही का सवाल बताइए, आपने मराठा आरक्षण की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए, और मुझे ये भी बताओ कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्यों धूल खा रही है? धनंजय गिरी जी बताइए। कंफ्यूज कांग्रेस और निराश नीतीश दोनों को आप सुन रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम लोगों ने गेम खेल रहे हैं, और नीतीश जी यहाँ खेला कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, क्या 65 साल में हमने कुछ नहीं किया? 65 साल में लोगों ने कुछ नहीं किया, और ये खुद मान रहे हैं इस बात को। अगर आपको माफी मांगनी है तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को आपने नहीं, राजू जी की आवाज मत रोकिए प्लीज। राजू जी की आवाज मत रोकिए, चलने दीजिए। राजू जी बस्ते में डाला, उसके लिए माफी मांगिए। इनके रीढ़ की हड्डी नहीं है, ठंडे बस्ते में डाला, उसके लिए माफी मांगिए। उसके बाद सदन के पटल पर राजीव गांधी ने जो कहा कि भाई डॉक्टर साहब सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, उन्होंने आपको सुना था शांति से। डॉक्टर साहब उनको सुन लीजिए, उन्होंने सुना था आपको शांति से। 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। धनंजय गिरी जी, मैं मौका दूंगा। डॉक्टर साहब के ऊपर तो बात करने को बोलिए। अरे मुद्दों के ऊपर तो बात करने को बोलिए। पूरी दुनिया का सफर करते हो भाई, मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं जिसको आपने कहा कि आप गेम कर रहे हैं। तो बाकी का मुद्दा क्यों ले रहे हो? भाई साहब, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना। भाई साहब, आपने बहुत ध्यान से सुना। आपको थोड़ा तमीज रखिए। कांग्रेस पार्टी का सीधा कहना है कि उसने 65 साल में कुछ नहीं किया, और जब नरेंद्र मोदी विकास की नई इबारत लिख रहे हैं तो ये गेम कर रहे हैं, ये खेल कर रहे हैं। तो कंफ्यूज कांग्रेस और निराश नीतीश, इस कॉकटेल को आप समझिए। काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के तमाम रिपोर्ट, तमाम आयोग 65 साल तक कांग्रेस पार्टी के कुल के नीचे दबे रहे। और राहुल गांधी आज कहते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएं, पर अपनी जाति क्या बताएंगे ये भी जरा बताएं। नीतीश कुमार बिना कमान का तीर लिए घूम रहे हैं। 27 मुद्दे पर आपने आरक्षण कराया और एक ही बात बताया, सर्वे कराया। 26 को क्यों खा गए? देखिए, क्यों गौण कर गए? बिहार की बदहाली पर क्यों आप मौन हैं? आप बिहार की बदहाली की व्यथा कथा को, बेरंग और बिनेर बिहार को वापस जंगल राज की गोद में बैठे हुए अपने सरकार को क्यों नहीं बता रहे? और जिन बात को आप कह रहे थे, जेपी ने जब आंदोलन शुरू किया, पेड़ के नीचे खड़े होकर 10,000 युवक जमा हुए थे। उस दिन छपरा में चाकू, छुरी और ब्लेड तक नहीं मिल रहा था। जाति जोड़ने तोड़ने की बात की। नीतीश कुमार भी अपना नाम नीतीश कुमार लिखते हैं, और लालू यादव भी अपना नाम लालू प्रसाद लिखते हैं, लेकिन जेपी के चेले आज जेपी की अंतरात्मा से खेले। आज सत्ता के लिए नीतीश कुमार ने सत्ता लोलुपता और पद लोलुपता के लिए
जो सारी सीमाएं हैं उसको पार कर दी, सारा फर्जीवाड़ा, सारा डाटा और जातीय उत्थान अगर आपको करना है तो पहले सरकार के पास सारा कुछ है, एक एक व्यक्ति के उत्थान की आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ जात। जी न्यूज़।